हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार मौर्य आपके सामने मैं भौगोलिक चिंतन का विकास पार्ट 5 मैं आपके सामने लाया हूं, जिसमें हमने 20 प्रश्नों को सम्मिलित किया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आगामी एग्जामों के लिए। इससे पहले हमने अपने यूट्यूब चैनल RKJ वर्ल्ड 0.2 पे हमने 4 पार्ट आपको अपलोड कर दिए। अब अगर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जाकर आप ज़रूर देखें, ठीक है जो दोस्तों। और जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आगामी एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे और बहुत सारे आ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किस विद्वान ने सर्वप्रथम मानव को भौगोलिक परिवर्तन का कारक बताया था? ठीक है, किस विद्वान ने सर्वप्रथम मानव को भौगोलिक परिवर्तन का कारक बताया था? ऑप्शन ए है बफन, ऑप्शन बी है एडमंड हैली, ऑप्शन सी है होमर और ऑप्शन डी है वारेनियस। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, बफन ने सर्वप्रथम मानव को भौगोलिक कारक के रूप में परिभाषित किया था या बताया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कासमास नामक पुस्तक किस विद्वान का है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बार बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है। कासमास नामक पुस्तक किस विद्वान का है? ऑप्शन है कार्ल रिटर, ऑप्शन बी है रेटजेल, ऑप्शन सी है हमबोल्ट और ऑप्शन डी है ब्लास। तो दोस्तों जो कासमास नामक पुस्तक है यह है हमबोल्ट का, ऑप्शन सी। हमबोल्ट ने 1845 में इसको लिखा था और यह 5 भागों में प्रकाशित हुआ था, ठीक है दोस्तों। बाद के वर्षों में यह पाँच भागों में प्रकाशित हुआ है। तो कभी कभी ये भी पूछ रहा कब प्रकाशित हुआ था और कितने भाग में प्रकाशित हुआ, तो 5 भाग इसके हैं, ठीक दोस्तों। अगला देखते हैं तीसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किसने प्राकृतिक प्रदेशों को एक जटिल एकायुक्त बृहद जीव कहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। किसने प्राकृतिक प्रदेशों को एक जटिल एकायुक्त बृहद जीव कहा है? ऑप्शन ए है हर्डबर्सन, ऑप्शन बी है कार्ल रिटर, ऑप्शन सी है डिकिंसन और ऑप्शन डी है ह्यूटिल्सी। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, हर्बर्सन ने प्राकृतिक प्रदेशों को एक बृहद जीव के रूप में परिभाषित किया था, एक बृहद जीव के रूप में देखा था, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न देख लिया हमने। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, डेविस चार्ल्स डार्विन के उद्भव के विकास से प्रभावित होकर स्थलाकृतियों को कितने अवस्थाओं में विभाजित किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। डेविस चार्ल्स डार्विन के उद्विकास के विचार से प्रभावित होकर स्थलाकृतियों को कितने अवस्थाओं में विभाजित किया है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, 3 अवस्थाओं में। आपने जब डेविस महोदय के भूआकृतिक भौगोलिक चक्र या भूआकृतिक अपवर्तन चक्र जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें आपको देखने को मिला होगा, ठीक है, जिसमें कि उन्होंने स्थलाकृतियों के निर्माण के 3 अवस्थाएं बताई थी, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था, जिसको उन्होंने युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में विभाजित किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किसने क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना का आलोचना करते हुए कहा है कि भूगोल को क्षेत्रीय विभेदन की एक ही आकार की पलंग पर बरबस सटाना एक मूर्खतापूर्ण एवं पश्चगामी कदम है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसने क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना का आलोचना करते हुए कहा है कि भूगोल को क्षेत्रीय विभेदन की एक ही आकार की पलंग पर बरबस सटाना एक मूर्खतापूर्ण या पश्चगामी कदम है? ऑप्शन ए है रिचर्ड हर्टसन, ऑप्शन बी है कार्ल सावर, ऑप्शन सी है वुलरिज एंड ईस्ट और ऑप्शन डी है पीटर हैगेट। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, वुलरिज एंड ईस्ट ने कहा था कि भूगोल को क्षेत्रीय विभेदन की एक ही आकार के पलंग पर बरबस सटाना एक मूर्खतापूर्ण एवं पश्चगामी कदम है, ठीक है, आलोचना करते हुए कहा था, ठीक है, क्षेत्रीय विभेदन की। अगला देखते हैं 6वां प्रश्न।
छठा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, शास्त्रीय काल में भूगोल की सर्वाधिक व्यापक परिभाषा किसने दी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। शास्त्रीय काल में भूगोल की सर्वाधिक व्यापक परिभाषा किसने दी? ऑप्शन ए है हिकेटियस, ऑप्शन बी है स्ट्रेबो, ऑप्शन सी है इरेटोस्थनीज और ऑप्शन डी है होमर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, स्ट्रेबो ने भूगोल की सर्वाधिक शास्त्रीय काल में परिभाषित किया था। भूगोल को सविस्तार से वर्णन उसकी परिभाषित किया था। तो आपको ध्यान रखना है वो आधुनिक रूप में किसने सबसे अधिक महत्वपूर्ण परिभाषा दी है, तो वो है रिचर्ड हार्टसॉन ने दी थी। ठीक है, सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पीटरसन ने 1964 में भूगोल की कितनी परंपराएं या चिंतन फलक बताए हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 7। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए 4 अवस्थाओं में। ठीक है, 4 अवस्थाएं बताई हैं चिंतन फलक की। अगला देखते हैं आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भूगोल को एक विषय के रूप में दार्शनिक आधार किसने दिया? ऑप्शन ए है कांट, ऑप्शन बी है रिटजेल, ऑप्शन सी है रिचर्ड हार्टसॉन और ऑप्शन सी है अल्फ्रेड हेटनर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है। जो कांट थे उन्होंने भूगोल को एक दार्शनिक आधार प्रस्तुत किया था। ठीक है, अगला देखते हैं नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, वैज्ञानिक भूगोल का प्रारंभिक विकास किस देश में हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वैज्ञानिक भूगोल का प्रारंभिक विकास किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है जर्मनी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी, जर्मनी में सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से भूगोल का वैज्ञानिक विकास हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भूगोल की प्रकृति पर हार्टसॉन के विचार किस पर आधारित था? बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है। भूगोल की प्रकृति पर हार्टसॉन के विचार किस पर आधारित था? ऑप्शन ए है कांट, ऑप्शन बी है हेटनर, ऑप्शन सी है कांट और हेटनर और ऑप्शन डी है कार्ल स्टावर और अरिस्टोफेन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, कांट और हेटनर के विचार से प्रभावित होकर उन्होंने भूगोल की प्रकृति नेचर ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक लिखी थी। ठीक है, अगला देखते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, द डिक्शनरी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के संपादक थे या संपादक हैं डी गैगरी, डी एम स्मिथ, सी है आर जे जॉनस्टन और डी है तीनों। तो दोस्तों द डिक्शनरी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के संपादक तीनों हैं, डी गैगरी हैं, डी एम स्मिथ भी हैं, आर जे जॉनस्टन, ये तीनों संपादक के रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तीनों। 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न ही बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। 12वां प्रश्न कर रहा है 1859 से 1882 के मध्य भौतिक भूगोल पर अधिक बल दिया जाने का मुख्य कारण था। ठीक है, 1859 से 1882 के मध्य भौतिक भूगोल पर अधिक बल दिया जाने का कारण था। ऑप्शन ए है तत्ववाद, ऑप्शन बी है क्षेत्रवाद, ऑप्शन सी है डार्विनवाद और ऑप्शन डी है मानव वातावरण संबंध। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, डार्विनवाद, क्योंकि उसी समय मुख्य रूप से आपका डार्विन की पुस्तक इस ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में आया था। ठीक है, 13वां प्रश्न, जियोग्राफी जर्नल्स का प्रकाशन कब किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1775, ऑप्शन बी है 1650, ऑप्शन ए है 1750, ऑप्शन बी है 1650, ऑप्शन सी है 1850 और ऑप्शन डी है 1830। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, 1650 में इसकी प्रकाशन हुआ था और इसके जो मुख्य रूप से वारेनियस इसके लेखक थे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। 14वां प्रश्न, भूगोल की प्रारंभिक नींव स्थापना का कार्य किस दार्शनिक भूगोलविदा के देहांत के साथ समाप्त हुआ? ऑप्शन ए है कांट, ऑप्शन बी है कार्ल रिटर, ऑप्शन सी हेटनर और ऑप्शन डी हमबोल्ट। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, कांट के देहावसान के बाद। ठीक है, 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अंतिम बहु विषयक विज्ञ या पॉलीमैथ किस भूगोलविदा को कहा जाता है? ऑप्शन ए है रिटजेल, ऑप्शन बी है हमबोल्ट, ऑप्शन सी है रिटजेल और ऑप्शन सी है रीटर और ऑप्शन डी है ब्लास। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, हमबोल्ट को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न का निम्नलिखित युगों में से बेमेल की पहचान कीजिए।
इसमें कौन सा सुमेलित नहीं, ये कह रहा है। ऑप्शन है वाशिंगटन स्कूल, विलियम गैरिसन, ये सही सुमेलित है। ऑप्शन बी आयोवा स्कूल, ये सेफर, ये भी सही सुमेलित है। सी कह रहा है विस्कॉन्सिन स्कूल, विटर हेगेट, दोस्तों यही आपका सुमेलित नहीं सी। विटर हेगेट ये ब्रिटिश स्कूल से संबंधित है, ना कि विस्कॉन्सिन स्कूल से, ठीक है। और डी है सामाजिक भौतिकी स्कूल, क्वाड्ज, ये भी आपका वार्ड्ज, ये भी सही सुमेलित है, ठीक है। 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, फसल संयोजन प्रदेश की पहचान की विख्यात सांख्यिकी विधि किसने बनाई? ऑप्शन है स्टीवार्ट, ऑप्शन बी वीवर, ऑप्शन सी है ह्यूटेल्सी और ऑप्शन डी है हैरिस। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, वीवर ने इसके संयोजन बनाई थी, ठीक है। 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मात्रात्मक क्रांति का आह्वान किसने किया था? मात्रात्मक क्रांति का जो आह्वान है किसने किया था? ऑप्शन है शेफर, ऑप्शन बी है एकरमैन और ऑप्शन डी है बर्टन, और ऑप्शन सी है बर्टन और ऑप्शन डी है विलियम बुंगी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन है शेफर ने किया था, ठीक है। शेफर ने इसका आह्वान किया था, जबकि इसको प्रतिपादित किया था ये तो वो बर्टन थे, ठीक है। अगला देखते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भूगोल में नवीनतम एकीकरण किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है मानव पर्यावरण संबंध, ऑप्शन बी है प्रादेशिक भूगोल, ऑप्शन सी है प्रत्यक्षवाद और ऑप्शन डी है उत्तर आधुनिकतावाद। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी उत्तर आधुनिकतावाद, यह नवीनतम एकीकरण है जो भूगोल में समाहित किया गया था 1980-90 के दशक में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं 20वां प्रश्न, इस पाठ का आखिरी प्रश्न 5 पाठ का। 20वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुक्रमिक मानव अधिवासन की अवधारणा किसकी उपज है? ऑप्शन ए है ब्लास, ऑप्शन बी है रेटिजेल, ऑप्शन सी है हम्बोल्ट और ऑप्शन डी है ह्यूटेल्सी। तो दोस्तों अनुक्रमिक मानव अधिवासन की जो अवधारणा है वह ह्यूटेल्सी की उपज है, ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये रहा 20 प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण थे आपके आगामी एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका नेट हो, चाहे JRF हो, चाहे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे TGT PGT हो, चाहे GIC हो, चाहे GDC हो, चाहे आपका LT हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी भौगोलिक एग्जाम हैं आपके भूगोल से संबंधित हैं। और अगर आप हमारे YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप ज़रूर जुड़ जाएं। मेरे YouTube चैनल का नाम है RK GeoWorld 0.2। इस पर हमने 30 टेस्ट भी करा चुके हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभिन्न क्षेत्रों से हमने उसमें प्रश्नों को समाहित किया है। तो आप ज़रूर जुड़ जाएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। अपनी तैयारी बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। अगला मैं दूसरे क्षेत्र से, ये 5 पाठ हो गए, अब मैं दूसरे क्षेत्र से लाऊंगा, वो क्षेत्र होगा हमारा भूआकृतिक विज्ञान। ठीक दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।